हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त मेरे बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। संडे में रिवीजन करते भी हो या नहीं? ये सैटरडे संडे का जो ऑफ मिलता है, क्या इसमें पीछे का रिवीजन करते हैं आप लोग? मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग ना मतलब थोड़ा सा चीज़ों को सोचना है, थोड़ा सा चीज़ों को पॉजिटिव ऐसे सोचना है कि विनायक 1.0 बैच जो है वो आप लोगों के सामने है। आप जो टॉपिक आप लोगों के पहले हो चुके हैं उन टॉपिक्स का रिवीजन कर लिया कीजिए खाली टाइम में, और जो टॉपिक चल रहे हैं उनका रिवीजन कर लिया कीजिए, है ना। रिवीजन मैंडेटरी है भाई, रिवीजन एक बार नहीं, रिवीजन जितनी बार कर सकते हो उतनी बार रिवीजन करिए। रिवीजन बहुत मैंडेटरी है। कोर्स खत्म करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी जो है उसका कई बार रिवीजन करना है। नहीं तो मेरे भाई फिर इस कोर्स खत्म करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो मेरे साथ साथ चीजों को कवर करते चलिए, प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करते चलिए। अगर प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करते चलेंगे तो दोस्त आपको लगेगा कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी आप लोग संडे के मौके में अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, ऐसी मैं सब लोगों से उम्मीद भी करता हूं। एनालिसिस जरूर करिए, अपनी कमियों को पहचानिए। दोस्त, आपकी कमी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आप ही वो योद्धा हैं जो अपनी कमियों को जानते हैं और अपनी कमियों पर काबू पा सकते हैं। नहीं तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति मोटिवेशन दे दे, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आके यहाँ आपको सजेशन दे दे, सजेशन काम करने वाला नहीं है। ठीक है, वो एक जनरल सजेशन होता है जो सबके लिए होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर क्या कमी है, किस क्वेश्चन में वो दिक्कत महसूस करता है, किस सब्जेक्ट में वो दिक्कत महसूस करता है, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, वो चीजें आप लोगों को देखनी होंगी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो सुशील, कमल, मोहम्मद साबिर, अनिकेत चितोरिया, राजू कुमार, अ, नहीं फंसेगा क्लास, है ना। नहीं फंसेगा, वो थोड़ी सी हम लोगों से ही मिस्टेक हो गई थी। नहीं फंसेगा, प्रॉपर चल रहा होगा। अब देखिएगा मेरे भाई, अब जो है वो प्रॉपर चल रहा होगा। एक बार देखिएगा क्लास, बताइए। चलिए, बहुत शानदार भाई। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो रेशो चल रहा है। वशिष्ठ मुनि यादव जी हैं, सुजीत, सुवीराम सिंह, जितेंद्र, दिवेश, धनेश कुमार, अजय सहानी, धर्मराज, एमबीबीएस डॉक्टर, मीनाक्षी, अभय पाल, खुशबू सिंह। अब नहीं होगा ना, अब एक बार देखिए, वो बहुत पहले की बात बता रहे हैं आप लोग। सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत सारा स्वागत। ठीक है, हम लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है और इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों के चल रहे हैं। तो इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस में मैंने आपको रेशियो मेथड बताए थे। फटाफट से क्वेश्चन करने लग जाइए मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट से क्वेश्चन करने लग जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। और मेरे भाई, अब मैंने सबके कमेंट ले लिए हैं, अब आप आइए मुद्दे पर आइए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। दो व्यक्तियों की मासिक आय जो है वो 4:5 के अनुपात में है। बहुत बढ़िया जी। उनका खर्च जो है वो 7:9 के अनुपात में है। बहुत बढ़िया। प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपए प्रति माह बचाता है। हर एक व्यक्ति जो है, दोनों व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपए प्रति माह बचाता है। तो उनकी मासिक आय कितनी है वो आपसे ये पूछ रहा है। मैं इसके दो तरीके बताऊंगा, उन दोनों तरीके को समझना जरूर, है ना। अगर मैं दो व्यक्ति मानूं भाई साहब, ए और बी दो व्यक्ति हैं, और मैं इनकी इनकम का रेशो आप लोगों से पूछता हूं, तो इनकी इनकम का रेशो दिया हुआ है 4:5। ठीक है, इनकी सेविंग का रेशो पूछता हूं, इनके खर्च का, सेविंग का नहीं, एक्सपेंडिचर का रेशो पूछता हूं, तो इनके एक्सपेंडिचर का रेशो दिया हुआ है 7:9। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपए की बचत करता है, सेविंग के बारे में बताया हुआ है, ये भी 50 रुपए बचाता है, ये भी 50 रुपए बचाता है, कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्रॉस मेथड सीख के आए हैं कि जब भी मुझे दो रेशो दिए हो और एक वैल्यू घटाने और बढ़ाने के बाद, यानी पहले एक रेशो दिया हो, फिर एक वैल्यू घटाने और बढ़ाने के बाद फिर से एक रेशो दिया हो, तो वहां हम लोग जो है वो क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। अब देखिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा बहुत प्यार से।
अगर मैं यहां से कहता हूं कि क्रॉस मेथड आप लोग यहां लगाओगे, इसकी गुणा इसमें करोगे और इसकी गुणा इसमें करोगे, अगर ये दोनों जगह सेम संख्या है तो इसे पहले अलग लिख लो और इन दोनों का डिफरेंस डायरेक्ट लिख दो मेरे भाई, यही इन दोनों का क्रॉस मेथड आएगा, यही इन दोनों का क्रॉस मेथड आएगा। देखिए ध्यान से, मैं अगर कहूं कि 9 पंजे 45 450, 7 पंजे 35 350, 450 में से 350 जाएगा तो 100 आएगा। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि जब भी ये दोनों जगह सेम हो उसे यहां लिख लो और इन दोनों का डिफरेंस डायरेक्ट लिख दो। 9 और 7 का डिफरेंस 2 है। अब ऊपर लगाइए क्रॉस मेथड, 9 चौक 36 और 7 पंजे 35, यानी 36 में से 35 घटा दो तो आप कहेंगे भैया जी एक पार्ट की वैल्यू 50 दूनी 100 आ जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू 50 दूनी 100 आ जाएगी। अगर एक बराबर 100 है तो बेटा जी इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 400। और अगर एक बराबर 100 है तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, 500 हो जाएगी। कोई दिक्कत? ये तरीका वो तरीका है जिसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन मैं एक तरीका और यहां बताने जा रहा हूं। उस तरीके को थोड़ा सा समझना। वो तरीका आपका एज में बहुत ज्यादा यूज होगा, रेशो में भी उसका यूज हुआ था, मतलब हर जगह जो है उसका यूज होगा। यहां रेशो में भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे मैंने आप लोगों से कहा दो व्यक्ति हैं ए और बी। बेटा जी ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इनकी इनकम का रेशो पूछता हूं तो इनकम का रेशो है 4-5, तो आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। इनके एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दिया हुआ है, आपने कहा 7-9। इनकी सेविंग के बारे में क्या बताया हुआ है, ये भी 50 रुपए बचाता है, ये भी 50 रुपए बचाता है। जब भी मेरे प्यारे दोस्त, जब भी मेरे प्यारे दोस्त सेविंग बराबर हो, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब भी मेरे प्यारे दोस्त सेविंग बराबर हो तो मेरे भाई फिर आप डिफरेंस देख लीजिए, यहां डिफरेंस कितने का है, आपने कहा 2 का। यहां डिफरेंस देख लीजिए, यहां कितने का है, आपने कहा जी 1 का। डिफरेंस को बराबर करना है तो यहां 2 की गुणा करनी होगी, तभी तो डिफरेंस बराबर होगा। तो 2 की गुणा करने का मतलब है 2 की गुणा यहां करिए, 2 की गुणा यहां करिए, डिफरेंस बराबर हो चुका है। अच्छा, मैं आप लोगों से कहूं कि 8 रुपए कोई व्यक्ति कमाता है, उसमें से 7 रुपए खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा, 1 रुपया। क्या 1 की वैल्यू 50 दी हुई है, आपने कहा जी बिल्कुल दी हुई है। अगर 1 बराबर 50 तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 50 तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो इनकी इनकम जो है वो आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते थे। ये वाला डिफरेंस वाला फॉर्मूला हम लोग तब लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्त जब सेविंग जो होगी वो बराबर होगी, सेविंग जो होगी वो बराबर होगी। यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है, फटाफट बताइएगा। मनीष सिंह भाई साहब ले दिया आपका भी नाम। क्वेश्चन बताइए, हार्ड क्वेश्चन लो प्लीज। भाई साहब बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कंपोनेंडो डिविडेंडो बता दो गुरुदेव। भाई साहब ऐसा थोड़ी है कि आप आके कुछ भी पूछेंगे उसे मैं उसी दिन बताने लगूंगा, है ना। बताइए। दो व्यक्ति हैं, ए और बी की आय 2:3 के अनुपात में है, उनका खर्च 4-7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 4,000 रुपए बचाता है, दोनों व्यक्तियों की सेविंग समान है, तो आप डिफरेंस मेथड से कर सकते हैं। मेरे भाई डिफरेंस मेथड क्या कहता है, इन दोनों की इनकम जो है वो 2-3 है, उन दोनों का एक्सपेंडिचर 4-7 है। यहां डिफरेंस कितने का है, 3 का है। यहां डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो डिफरेंस को बराबर करने के लिए यहां 3 की गुणा कर दीजिए, यहां भी 3 की गुणा, यहां भी 3 की गुणा। यानी ये 6 रुपए कमाता है, 4 रुपए खर्च कर देता है तो 2 रुपए बचाता होगा। ये 9 रुपए कमाता है, 7 रुपए खर्च कर देता है तो 2 रुपए बचाता होगा। यानी दोनों की सेविंग समान है। उसने कितने बचाया है, उसने कहा है प्रत्येक 4,000 रुपए बचाता है। तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी है, 4,000। 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000। तो उनकी आय में अंतर कितना है, इसकी आय कितनी है भाई साहब 6, इसकी आय कितनी है 9। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 3 का। अगर 1 बराबर 2,000 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो मेरे प्यारे साथी 6,000 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 6,000 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जब सेविंग अलग अलग हो,
जब सेविंग अलग अलग हो। अभी तक हमने दो क्वेश्चन किए जिनमें सेविंग समान थी, तो मैंने आप लोगों को बताया अगर सेविंग समान है तो मेरे प्यारे दोस्त वहां आप लोग जो है वो क्रॉस मेथड भी लगा सकते हैं, वहां आप लोग जो है डिफरेंस मेथड भी लगा सकते हैं। डिफरेंस मेथड वहां लगेगा जहां सेविंग जहां जहां सेविंग समान है। ठीक है, 247 स्कोर है, अभी किसी प्लेटफॉर्म से कंप्लीट नहीं किया है, पहली बार आप कैसे कर रहे हैं। 247 है तो ये स्कोर कब 347 में बदल जाएगा पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो मेरे भाई स्कोर बढ़ेगा। अभी तो बिना बिना तैयारी के मेरे प्यारे दोस्त ये इतना आ रहा है। अब लगातार क्लास लीजिए, अब स्कोर बढ़ने लगेगा। सीमा और दर्शन की आय का अनुपात जो है मेरे भाई, दो व्यक्ति हैं, एक सीमा है एक दर्शन है, दोनों की इनकम का रेशो कितना दिया हुआ है, आपने कहा 7-8। वे क्रम से 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं। सेविंग कितनी है, इसकी 15,000 है और इसकी मेरे भाई 9,000 है। इसकी कितनी है, 9,000 है। उनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है, इनके खर्च का अनुपात 11:16 दिया हुआ है। तो सीमा और दर्शन का कुल कुल खर्च कितना, सॉरी बताइए, फटाफट बताइए। उसने पूछा है सीमा और दर्शन का कुल खर्च कितना है। अच्छा, कितने बच्चे ये सोच रहे हैं कि 16 और 11 27 होता है, 27 का मल्टीपल यानी 9 का मल्टीपल होगा और 9 का मल्टीपल 63,000 है। 5 और 2 7 और 1 8 4 12 6 18, 9 का मल्टीपल ये भी है। तो इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा, इन दोनों में ही कोई आंसर होगा। फटाफट बताइए। पूजा पटेल गुड़िया ले दिया नाम, और बताइए। मुझे पता है अब लाइन लगा दोगे तुम, हमारा भी नाम लो, हमारा भी नाम लो, हमारा भी नाम लो। चलिए आ जाओ। नाम मेरे लेने से कुछ थोड़ी ना होगा, नाम दुनिया लेगी जब मजा आएगा, है ना। और दुनिया कब लेगी नाम, जब ऐसा काम करोगे जो दुनिया नाम ले, है ना। और ऐसा नाम कब होगा, ऐसा नाम तब होगा जब इस कंधे पर जो है वो स्टार लगेंगे, स्टार सजेंगे। दुनिया ही नाम नहीं लेंगी, जिसकी सहायता करोगे, जहां चौकी में रहोगे, जिस जगह रहोगे, वहां हर कोई नाम लेगा कि भाई साहब इस नाम का कोई इंसान था, अमन नाम का कोई इंसान था, अमित गिरी कोई नाम का इंसान था, शिवम सिंह नाम का कोई इंसान था, विशाल मौर्य नाम का कोई इंसान था, वंदना कुमारी नाम की कोई मतलब लड़की थी या कोई बहन थी या कोई बेटी थी, है ना। इस तरीके से नाम लिए जाएंगे। ठीक है, देखिए मेरे भाई, जब सेविंग समान नहीं है तो सबसे पहला तरीका होता है कि यहां आप लोग जो है, यहां आप लोग क्रॉस मेथड लगा दो। क्रॉस मेथड क्या कहता है, क्रॉस मेथड ये कहता है कि इसकी गुणा इसमें करो। 1,000 तो कॉमन आ जाएगा दोनों में से, यहां भी 1,000 है यहां भी। अच्छा एक काम करिए, 3,000 कॉमन ले लीजिए। यहां 3,000 आपने कॉमन ले लिया, 3,000 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 5 बार। 3,000 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 3 बार। 3,000 से काट दिया 5 बार, 3,000 से काट दिया 3 बार। ठीक है, अब क्रॉस लगाइए। 16 पंजे कितना हो गया, 80 हो गया। और यहां देखेंगे 11 तिया कितना हो गया, 33 हो गया, हो जाएगा। ऊपर लगाइए क्रॉस। 16 सत्ते कितना हो गया, 112 हो गया। और 11 अट्ठे कितना हो गया, 88 हो गया। तो आप कहेंगे 12 में से 8 गया 4, 10 में 24 यहां बचेगा। और यहां बचेगा 3,000 मल्टीप्लाई में 80 में से 33 जाएगा तो 47 बचेगा। 47 बचेगा मेरे भाई, बचेगा क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बचेगा। अच्छा मुझे ये बताइए, 24 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आ गई। क्या आप एक पार्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर एक काम करिएगा, अगर एक बराबर इतना है तो टोटल इनकम कितनी आ जाएगी, 15 बराबर निकाल दीजिए फटाफट। 15 बराबर निकाल दीजिए कितना होगा, 15 बराबर निकाल दीजिए कितना होगा, फटाफट 15 बराबर निकाल दीजिए। तो आपने कहा जी 12 दूनी 24 होगा, 12 पंजे 60 होगा, 0 हो गया। 12 दूनी 24 होगा, 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 0 आ जाएगा। 1250 इंटू 47 इंटू 15 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई,
अगर ये टोटल इनकम आ चुकी है तो टोटल इनकम में से मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को क्या घटा देना है, टोटल सेविंग को घटा देना है। 15 और 9 24,000 को घटा दो। अगर टोटल सेविंग को घटा दोगे तो टोटल खर्चा आप लोगों के पास आ जाएगा। टोटल खर्चा जो है वो आप लोगों के पास आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि टोटल टोटल अर्निंग में से, टोटल इनकम में से टोटल सेविंग को आप लोग घटा दोगे तो टोटल खर्चा आप लोगों के सामने आ जाएगा। टोटल खर्चा आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर है, लेकिन भाई सब सॉल्व तो करनी पड़ेगी, सॉल्व तो करनी पड़ेगी। अच्छा, यूनिट डिजिटल सम लगा सकते हैं? आपने कहा लगाओ ना। 5 और 2 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 7 4 11, 11 को 2 हो जाएगा। और 5 और 1 6 हो जाएगा। 8 दूनी 16, चिक्का 96, 96 का 6 होता है। माइनस 4 और 2 6 हो जाएगा। ऐसा लेना है या तो यूनिट डिजिट 0 आए या फिर 9 आए। 8 और 6 14 नहीं है, 6 और 4 10 नहीं है, यहां भी बैठेगा यहां भी बैठेगा मेरे भाई। अब यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। यहां यूनिट डिजिट 5 आएगा और 5 में से 0 जाएगा, पीछे 5 वाला आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। डायरेक्ट भी निकाल लेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन है मेरे प्यारे दोस्त, डायरेक्ट भी आप लोग कर लेंगे। देखो, पहला तरीका तो ये हो गया कि आप यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं डायरेक्ट आपके वाला भी समझाऊंगा, भी थोड़ा सा वेट करो, लेकिन मेरे भाई थोड़ा सा नया सीखने की कोशिश किया करो। 11 + 16 डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको इनकम का रेशो निकाल के उसमें से सेविंग घटानी पड़ेगी, तब ये बाद का रेशो दिया हुआ है। बाद का रेशो दिया हुआ है, अगर ये शुरुआत का रेशो होता तो डायरेक्ट आप लोग यहां से जो है वो खर्चा निकाल सकते थे। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने कैसे किया होगा मैं आपकी भी बात बता देता हूं। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी पड़ रही है, लेकिन यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके मन में ये आ रहा होगा कि इनकम का रेशो लिख देते हैं भैया जी, इनकम का रेशो 7-8 दिया हुआ है। मैंने कहा ठीक है लिख दीजिए। आपने कहा भैया जी सेविंग भी दी हुई है, इसकी 15,000 दी हुई है और इसकी जो है वो 9,000 दी हुई है। बहुत सही। और यहां पे अगर एक्सपेंडिचर की बात करता हूं तो एक्सपेंडिचर जो है वो कितना दिया हुआ है, खर्चा जो है वो 11-16 दिया हुआ है। आप एक चीज कर रहे होंगे, आप इसमें क्रॉस मेथड ऐसे लगा रहे होंगे, डायरेक्ट इसकी गुणा इसमें कर रहे होंगे, 99,000 लिखेंगे। डायरेक्ट इसकी गुणा इसमें कर रहे होंगे, जो भी आएगा 16 पंजे 80, 2,40,000 लिखेंगे। 2,40,000 में से 99,000 जब आप घटाएंगे तो 1,41,000 का गैप आ जाएगा। 1,41,000 का गैप आ जाएगा, आपने ऐसे किया होगा। फिर आपने 16 सत्ते 112, 11 अट्ठे 88, तो मेरे भाई 24 आपने यहां लिखा होगा। तो एक पार्ट की वैल्यू निकाली होगी, तो एक पार्ट की वैल्यू जो है वो इतनी आ गई होगी। ठीक है मेरे भाई, अगर टोटल इनकम मैं आपसे पूछूं यानी 15 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, इतनी आ जाएगी। और अगर इसमें से मैं टोटल सेविंग को घटा दूं, 24,000 घटा दूं, 24,000 घटा दूं, तो मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने डायरेक्ट जो है दोनों का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या आ जाएगा, डायरेक्ट दोनों का खर्चा आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त या तो आप इससे कर सकते हैं या आप इससे कर सकते हैं। आप काट लीजिए ना, यहां से काटना चाहते हैं काट लीजिए। 3 पंजे 15 होगा, 3 अट्ठे 24 होगा, 8 एकम 8 होगा, 6 बचेगा, 8 सत्ते 56 होगा, 5 बचेगा, 8 छिंग 48 होगा, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 होगा, 4 बचेगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा। और 5 पंजे 25, यूनिट डिजिट 5 है, 5 में से 0 जाएगा, यूनिट डिजिट पे 5 आएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, 1 यूनिट का बेटा वही तो निकाला है, 1 यूनिट का मान निकाल लिया, फिर 15 यूनिट टोटल इनकम निकाल ली। अब टोटल इनकम में से टोटल सेविंग को घटा दूंगा तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे दोस्त यहां ऐसे भी कर सकते हैं और यहां से इसे छोटा करने के लिए 3,000 कॉमन भी ले सकते हैं। 3,000 कॉमन लेंगे तो यहां 5 आ जाएगा, 3,000 कॉमन लेंगे तो यहां 3 आ जाएगा। अब जो है वो मेरे प्यारे दोस्त यहां लगा दीजिए, 11 तिया 33, 16 पंजे 80। ठीक है, तो 80 में से 33 चला जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।
पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 24,000 कैसे आया है? ये 24,000 मेरे भाई ये दोनों की सेविंग है ना, कमाए हुए पैसे में से। टोटल कमाया हुआ पैसा इतना है दोनों के द्वारा, टोटल दोनों के द्वारा बचाया हुआ पैसा 24,000 है। अगर कमाए हुए पैसे में से बचाया हुआ पैसे को घटा देंगे तो ये टोटल खर्चा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन पे इतना टाइम मत दिलवाया करो, 2 बार 3 बार समझ लिया करो, 2 बार 3 बार में, लेकिन ऐसा नहीं आप बार बार एक ही चीज पूछते रहोगे। बताइए बेटा, नीचे बराबर इसलिए नहीं करेंगे अमन क्योंकि सेविंग अलग अलग है, हम डिफरेंस वाले फॉर्मूले से नहीं करेंगे। 123 में पूछ रहे हैं, 123 में क्या है, नीचे बराबर क्यों करेंगे? नीचे तो 3 का गैप है, ऊपर 1 का गैप है, तो हम बराबर करने के लिए ऊपर ही तो 3 की गुणा करेंगे। 3 एकम 3 बराबर होगी डिफरेंस, तो 3 की गुणा यहां, 3 की गुणा यहां, तभी तो डिफरेंस बराबर होगा। आइए मेरे भाई इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा जी, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाओगे तो सेविंग आती है। मान लो आपने 20 रुपए कमाए, उसमें से 3 रुपए खर्च कर दिए, तो बचाए कितने? 17। यानी इनकम में से आपने खर्चे को घटा दिया तो सेविंग आ गई। अब 20 रुपए आपने कमाए हैं और 17 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो मेरे भाई इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा दो तो सेविंग आ जाएगी 3 रुपए, इसलिए घटाते हैं सोनम कुमारी। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे पास फर्जी क्वेश्चंस देने का समय नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत धीमा चीजों को लेके चल रहा हूं, बस केवल आपकी वजह से। और अगर आप लोग ये सोचते हैं कि भाई साहब नहीं, आप अपनी स्पीड से कराइए, हमें मतलब नहीं है कुछ भी, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन बीच में ऐसे फर्जी क्वेश्चन से डिस्टर्ब मत करिए। जिनको समझना है वो जाके दोबारा समझ लेना, 10 बार समझना, वीडियो आपके पास रहेगी। एक्स और वाई का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। एक्स और वाई दो इंसान हैं, इनकी इनकम का रेशो कितना दिया हुआ है? इनकी इनकम का रेशो जो है वो 2:3 आप लोगों को दिया हुआ है। उनके खर्चों का अनुपात, एक्सपेंडिचर जो है वो 4-5 आप लोगों को दिया हुआ है। यदि एक्स और वाई क्रमशः, एक्स और वाई की सेविंग जो दी हुई है वो कितनी है? ये 5,000 रुपए बचाता है एक्स, और ये 17,500 रुपए बचाता है। तो आप लोगों से एक्स की आय पूछी है, यानी इसकी वैल्यू वो पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब सेविंग अलग अलग दी हुई है तो क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दो ना। क्रॉस मल्टीप्लाई में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि आप चाहे कुछ भी रेशो लेके भी कर सकते हैं। रेशो कैसे लेंगे? आप 500 कॉमन ले सकते हैं। 500 कॉमन लेने का मतलब क्या है? 500 जब कॉमन लेंगे, इन दोनों की बात कर रहा हूं, 500 जब कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 500 जब कॉमन लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 पंजे 25, 5 तिया 15 होगा, 5 तिया 15 होगा, और 2 बचेगा, 5 पंजे 25। आपने इसमें से भी 500 कॉमन ले दिया, इसमें से भी 500 कॉमन ले दिया। 500 से काटा 10 बार कट गया, 500 से काटा 35 बार कट गया। अब जो है वो मेरे भाई यहां आप लोग क्रॉस मेथड लगा दीजिए। 35 चौक 140 हो गया, 10 पंजे 50, 140 में से 50 जाएगा, 90 बचेगा, काम खत्म हो गया। 2 की गुणा 5 में करी 10 आएगा, 4 की गुणा 3 में करी 12 आएगा, और 12 में से 10 घटाओगे तो 2 आएगा, और 2 से ये कितनी बार कटेगा? 2 से ये 45 बार कटेगा। तो मेरे भाई एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 पंजे 225 होते हैं, यानी एक की वैल्यू 22,500 आएगी। तो वो 2 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, आंसर 45,000 आ जाएगा। आंसर 45,000 आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आप इन्हें छोटा करके भी कर सकते हैं। आप कहोगे जी हम तो नहीं करेंगे छोटा, मत करो छोटा, मत करो छोटा बच्चे, आप लोग मत करो। ऐसे भी डायरेक्ट क्रॉस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। इनकम एक्सपेंडिचर के वैरायटी के क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, बहुत रंग बिरंगे क्वेश्चन वो यहां इस टॉपिक से पूछता है, थोड़ा सा समझना इस टॉपिक को। ए और बी के आय का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। ए और बी की इनकम का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है, कितना? 5-7 दिया हुआ है। ये इनकम का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। ए और बी क्रम से 4,000 रुपए और 5,000 रुपए की बचत करते हैं।
सेविंग जो दी है इसकी 4,000 दी है, और इसकी जो सेविंग दी है वो 5,000 आप लोगों को दी हुई है। यदि ए का खर्च बी के खर्च के 66 सही 2/3% के बराबर है, क्या इसकी फ्रैक्शन 2/3 होती है? 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन 2/3 होती है। क्योंकि मैंने आपको अभी परसेंटेज नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं क्यों होती है। 66 की गुणा 3 में करोगे 198 आएगा, और उसमें 2 जोड़ दोगे, यानी ये जो परसेंटेज लिखी हुई है, ये परसेंटेज लिखी हुई है, इस परसेंटेज को हटाना चाहते हो तो 100 से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो 2/3 आएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है ए का खर्चा बी के खर्चे का 2/3 है। बी के खर्चे के 2/3 का मतलब अगर बी का खर्चा 3 है तो ए का खर्चा कितना हो जाएगा? इसका 2/3 यानी 2 हो जाएगा। अब आपसे ए और बी की कुल आय पूछिए, यानी आंसर 12 का मल्टीपल होगा। कुल आय का मतलब आंसर 12 का मल्टीपल होगा। ये भी 12 का मल्टीपल है, ये भी 12 का मल्टीपल है, ये भी 12 का मल्टीपल है, ये भी 12 का मल्टीपल है। आप यहां से जो है वो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं? क्रॉस लगा सकते हैं। दोनों में से 1,000 कॉमन ले लीजिए, 1,000 से काटा 4 बार, 1,000 से काटा 5 बार। अब आप क्रॉस मेथड लगा दीजिए, 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 12 में से 10 जाएगा 2 बचेगा, 5 तिया 15, 7 दूनी 14, 15 में से 14 गया 1 बचेगा। क्या एक पार्ट की वैल्यू 2,000 आ चुकी है? अब आपसे पूछा क्या गया है? 5 और 7 12 पार्ट की वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा। मुझे लगता है अब चीजें समझ में आ गई होंगी, मुझे लगता है अब चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 क्या कहना चाहता है मेरे भाई? पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 127 फटाफट पढ़िएगा एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन आखिर भाई साहब, क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है? यहां 3 रेशो आपको दिए हुए, बताइए क्या करें भाई? आपने कहा जी पहले तो मैं सारी चीजें लिखूंगा, कैसे? एबीसी की मासिक आय दे रखी है, यानी 3 लोग हैं, इनकी मंथली इनकम का रेशो आपको दिया है। ये 2 रुपए कमाता है, ये 9 रुपए कमाता है, ये 3 रुपए कमाता है। ये इनकम के रेशो के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, उनके खर्च 3:9:5 के अनुपात में है। एक्सपेंडिचर भी उनका दिया हुआ है 3:9:5 के अनुपात में दिए हुए हैं। अब मेरे भाई यहां जो है वो लोचा क्या फंसता है? ऐसे बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, यहां से आपको कुछ करने का जुगाड़ नहीं मिलने वाला है। आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन ने ये जो लाइन आगे की दी है ना, इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसने कहा है यदि ए की बचत उसकी कुल आय की आधी है, सेविंग जो है इसकी कुल आय की आधी है, सेविंग जो है इसकी कुल आय की आधी है। मेरे भाई बस इसी लाइन को ना लिख दो अपने वर्डों में। कैसे? ध्यान से समझना, कमेंट बॉक्स में मत रहना। यहां एक हम लोग जो है वो वेरिएबल मान लेते हैं। इसकी सैलरी एग्जैक्ट 2x मान ली, इसकी 9x, इसकी 3x। उसमें से इसने 3y खर्च कर दिया, इसने 9y खर्च कर दिया, इसने 5y खर्च कर दिया। अगर मैं आपसे इसकी सेविंग पूछता हूं, इस पर्टिकुलर की सेविंग, क्योंकि ए के बारे में कहा हुआ है, यदि ए की बचत के बारे में पूछता हूं तो आप कहेंगे इतना कमाया है, इतना खर्च कर दिया, तो ये उसकी बचत हो जाएगी। और उसकी बचत जो है उसकी इनकम की आधी है, 2x का आधा निकालेंगे तो x हो जाएगा। x प्लस है, इधर आके माइनस, 2x में से x जाएगा, x बचेगा, उधर पहुंचेगा, ये 3y हो जाएगा। y गुणा में है, इधर आके डिवाइड में, यानी x की वैल्यू 3 लेनी है और y की वैल्यू 1 लेनी है। मेरे प्यारे दोस्त, x की वैल्यू 3 लोगे तो ये 6 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 लोगे तो ये 27 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 लोगे तो ये 9 हो जाएगा, y की वैल्यू 1 लोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब आप जानते हैं इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग आएगा, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग आएगा, और इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो सेविंग आएगा, यानी सेविंग का रेशो 3:18:4 आ जाएगा। 3:18:4 आ जाएगा।
ठीक है सर, एक्स ना बताओ, होता नहीं हमसे, छोड़ दो, छोड़ दो, क्या कर सकते हैं। आप तो कल को ये कह दोगे सर मैथ को मत आने दो यूपीएसआई में, हमसे होता नहीं है, तो वहां मैथ छूट जाएगा क्या। हमसे मूल विधि होती नहीं है, मूल विधि छूट जाएगी क्या, मूल विधि को रखेंगे नहीं वो लोग। जो चीज नहीं आती है उसे सीखो। जहां तक मेरे भाई ये आप लोगों के अंदर ना, मैं छोटी बात नहीं, मैं बहुत मतलब कड़वी सच्चाई आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, ये एक्स को लेकर जो आपके अंदर डर भरा है ना लोगों ने, वो बड़ा खतरनाक डर है। और जब तक एक्स पे कमांड नहीं होगी ना, तब तक मैथ को सीखा नहीं जा सकता है। एक्स बेसिक अप्रोच आपके पास होनी चाहिए, बेसिक अप्रोच आपके पास होगी तभी जो है वो दुनिया भर की ट्रिक का निर्माण आप लोग कर सकते हैं। नहीं तो मैथ्स को एक दिन रटना स्टार्ट कर दोगे कि मैथ्स को रटा जाता है। मतलब मैं इसमें दूसरा क्यों बताऊं, आप मुझे एक छोटा सा पॉइंट बता दो कि आप इसमें दूसरा इसलिए बताइए, बस केवल इसलिए कि आपको समझ नहीं आया ये, इसीलिए बस मुझे, हाँ, दूसरा मेथड बताना है आपको। ये तरह तरह के जो डायलॉग बताए गए हैं ना, तरह तरह के डायलॉग जो आपके सामने मारे गए हैं, एक्स से ये दिक्कत, एक्स से वो दिक्कत, एक्स से फलाना दिक्कत, भाई कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरे वे में नहीं ले जाना इन सब चीजों को। आइए, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, मैंने कुछ रखा ही नहीं है ऑप्शन में, मैंने कुछ रखा ही नहीं है ऑप्शन में। मैं आपके मन में कहीं भी ये नहीं आया कि इनकम इसकी 2 रुपए है तो ये खर्चा कैसे 3 रुपए कर रहा है। ऊपर वाले में कुछ ना कुछ गुणा होगी। इसने 9 रुपए कमाया है, 9 खर्च कर देगा तो 0 रुपए बचत आएगी। 3 रुपए कमाने में से 5 रुपए खर्चा कैसे कर देगा। कुछ ना कुछ तो एग्जैक्ट वैल्यू माननी पड़ेगी ना मेरे भाई। एग्जैक्ट वैल्यू मानने के लिए ही ये लाइन दी होती है, ये वाली लाइन। तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा इसकी इनकम 2x, जब x की इसमें गुणा कर दी तो इसके हर एलिमेंट के साथ x की गुणा करनी पड़ेगी। इसका खर्चा टोटल 3y, y की गुणा यहां कर दी तो हर एलिमेंट के साथ y की गुणा करनी पड़ेगी। अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाते हो तो सेविंग आती है, और उसने कहा है सेविंग जो है इसकी आधी है, इसका आधा करेंगे तो ये x हो जाएगा खाली। ठीक है, 2x में से x जाएगा, x बचेगा, ये -3y है, उधर जाके +3y हो जाएगा। और x अपॉन वाई की वैल्यू 3/1 मत रखो, x की जगह 3 की मल्टीप्लाई कर दो, y की जगह 1 की रख दो मेरे भाई। x की जगह 3 रखा, ये 6 आ गया, ये 27, ये 9, y की जगह 1 रखा, ये आ गया। अब बिल्कुल सही है, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो, सेविंग आ गई। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो, सेविंग आ गई। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दो, सेविंग आ गई। इसकी जगह सर ए मान लिया करो। मतलब क्यों, क्यों मान लू मैं ए, नहीं मानूंगा भाई साहब, मैं तो एक्स मानूंगा। अब बताइए क्या दिक्कत है इसमें, अब बताइए क्या दिक्कत है। इस सोच को बदलो मेरे भाई। आप एक जगह संभालने जा रहे हो, आप एक चौकी का प्रभारी बनने जा रहे हो, आप एक थाने के एसएचओ बनने जा रहे हो। बनोगे तो सही, ऐसा नहीं है डायरेक्ट बनोगे, बनोगे तो सही। तो आपको बहुत कुछ चीजों को संभालना है। अपनी मतलब दूसरों की चीजों पर, अपनों पर, अपने पर लागू मत करो। एक्स नहीं मानेंगे भाई, एक्स की जगह ए मान लो। क्यों मान लू मैं ए एक्स की जगह, मैं तो नहीं मानता एक्स की जगह ए। आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में एक्स की जगह ए। ये समझदारी की बात किया करिए थोड़ा सा, आप बहुत समझदार इंसान हैं। आइए, एबीसी की आय का अनुपात 679 है। तीनों की आय का अनुपात लिखिए, तीनों की आय का अनुपात लिखिए 679 है। इनकम का रेशो दिया हुआ है, इनके खर्च का अनुपात दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशो 5, 6, 8 दिया हुआ है। भाई साहब मैं नहीं करूंगा यहां कुछ भी। अगर उसने एक ही बचत 3,000 रुपए दी हुई है, एक ही बचत 3,000 रुपए दी है, तो मुझे यहां एक्स और वाई मानने की जरूरत ही नहीं है। तो आप कहेंगे जी इसमें आपको कैसे पता पड़ा एक्स और वाई मानने की जरूरत नहीं है। मैं बताता हूं ना क्यों, कैसे पता पड़ा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये इनकम 6 रुपए है और ये 5 रुपए खर्च कर देता है, तो क्या 1 रुपया बचाता होगा। आपने कहा बिल्कुल बचाता होगा। ये इनकम 7 रुपए है, ये 6 रुपए खर्च कर देता है, तो क्या ये भी 1 रुपया बचाता होगा। बिल्कुल बचाता होगा।
इनकम 9 रुपए है, ये 8 रुपए खर्च कर देता है, तो क्या ये 1 रुपया बचाता होगा? बिल्कुल 1 रुपया बचाता होगा। और उसने कहा है यदि एक की बचत 3,000 रुपए है, एक की बचत 3,000 रुपए है, तो उसने क्या एक की वैल्यू 3,000 दी है? एक की वैल्यू 3,000 दी है। तो उसने पूछा है बी और सी की आय का योग बताएं, यानी वो आपसे 9 और 7 16 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 9 और 7 16 की वैल्यू, दोनों की आय का योग पूछना चाह रहा है। यानी ये वैल्यू हर जगह लग सकती है जब सेविंग बराबर दी हुई है। तो 1 बराबर 3,000, तो 16 बराबर कितना हो जाएगा? 48,000 हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए मेरे प्यारे दोस्त यहां क्वेश्चन नंबर 129, क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 129, देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस प्यारे दोस्त बनते हैं, है ना। आप मेरे भावी दरोगा हैं, आप लोग वो इंसान हैं कि अगर मैं कहीं जाता आप लोगों को मिलूंगा तो वो आप नजर बचा लेंगे। आप लोग वो इंसान हैं जी, नजर बचा लेंगे, हम आपसे आके मिलेंगे। मिलना भी चाहिए, बहुत लोग 9500 भर्ती वाले नजर बचाते हुए देखते हैं। ऐसा कोई दरोगा नहीं है जो जानता ना हो, लेकिन फिर भी मेरे भाई नजर बचाते हैं। नजर बचानी भी चाहिए भाई, 2 स्टार इधर है 2 स्टार इधर है, वो छोटे मोटे आदमी थोड़ी ना है, दरोगा हैं, चीजों को संभाल रहे हैं, वो क्यों ही नजर मिलाएंगे या वो क्यों ही मिलेंगे। तो मैं कह रहा हूं कि इंसानियत को जिंदा रखना है, अपने अंदर ह्यूमैनिटी बरकरार रखनी है। आप दरोगा की जगह चाहे वहां डीजीपी बन जाना, लेकिन मेरे भाई उस इंसानियत को अपने अंदर हमेशा जिंदा रखना जो होनी चाहिए। ह्यूमैनिटी आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। मिलनसार आप लोग जैसे आज हो वैसा होना चाहिए। कभी अपने जीवन में, अपने व्यवहार में कभी भी बदलाव मत लाना बस। अगर आप बदलाव नहीं लाए तो आप चीजों को पाने के असली हकदार थे। लेकिन अगर आप अपने अंदर उस जॉब की वजह से बदलाव ले आए तो मेरे भाई फिर आपको ये चीजें जो हैं वो बस आप इसीलिए हासिल करना चाहते थे कि दूसरों पे चीजों को थोपा जा सके। ठीक है, देखिए ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ये दो लोग हैं ए तथा बी, इनकम का रेशियो दिया हुआ है 5:3। इनकम का रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:3 दिया हुआ है। ठीक है, अगर सेविंग बराबर ना होती, बेटा सेविंग बराबर ना होती तो निकाल ही नहीं पाते। फिर एक्स और वाई में इसको एक्स मानना पड़ता, इसको वाई मानना पड़ता, फिर हम कैसे निकाल पाते? 6x माइनस 5y को हमें 3,000 के बराबर लिखना पड़ता। नहीं, अगर उसने एग्जैक्ट वैल्यू दी है कि बचत इतनी है तो फिर सेविंग वो बराबर ही देगा, फिर वो सेविंग बराबर ही देगा। अगर उसने इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया होता कि एक ही बचत जो है वो एक ही इनकम की दुगनी, एक ही इनकम की 3/4 है, एक ही इनकम की 1/3 है, तो उस केस में हम एक्स और वाई मान के क्वेश्चन को कर रहे होते, जैसा इससे पहले वाला किया है। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है, आपने लिख दिया। ए बी सी के खर्चे, मेरे भाई एक सी और है, इनके खर्चे एक्सपेंडिचर के बारे में बताया हुआ है। एक्सपेंडिचर जो है वो 852 है, ऐसा कहा हुआ है। ठीक, यदि सी 2,000 रुपए खर्च करता है, अब आप ध्यान से देखना मेरे भाई, सी 2,000 रुपए खर्च करता है, सी यहां कितने खर्च कर रहा है? 2 रुपए, यानी 2 की वैल्यू उसने 2,000 दी हुई है। सी 2,000 रुपए खर्च करता है, यानी सी 2 की वैल्यू उसने 2,000 दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,000। अगर मैं इसे 2,000 मानता हूं तो एक की वैल्यू 1,000 है, तो इसमें भी 1,000 की गुणा हो जाएगी, इसमें भी 1,000 की गुणा हो जाएगी। रेशियो के हर एक एलिमेंट के साथ जो है वो 1,000 की गुणा हो जाएगी। अगर ये 2,000 खर्च करता है तो ये 5,000 खर्च करता होगा, ये 8,000 खर्च करता होगा, तभी तो रेशियो 8:5:2 रहेगा। आइएगा, बी जो है वो 700 रुपए बचाता है। अब आप मुझे ये बताइएगा, सेविंग अगर 700 रुपए है, मतलब 5,000 खर्च करने के बाद, 5,000 खर्च करने के बाद 700 रुपए बचाए हैं, तो
क्या मेरे प्यारे दोस्त 5700 रुपए कमाए होंगे? 5700 में से 5000 जाएंगे तो 700 रुपए बचेंगे। तीन की वैल्यू 5700 है तो एक की वैल्यू 1900 आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू 1900 है तो पांच की वैल्यू 9500 आ जाएगी। अब मेरे प्यारे दोस्त उसने पूछा है ए की बचत कितनी है, तो 9500 में से 8000 खर्च कर दिए तो ए ने कितने बचा लिए? 1500 बचा लिए। अब आपके दिमाग में ये आएगा जी अगर वो सी की इनकम पूछता, पता ही नहीं है सी की इनकम के बारे में, कुछ कहा ही नहीं है उसने, न सी की इनकम के बारे में कहा है, न सी की सेविंग के बारे में कहा है। एक तो देना चाहिए था। अगर वो सेविंग भी दे देता तो मैं इनकम निकाल देता, खर्चा और सेविंग को जोड़ के इनकम के बराबर लिख देता। ठीक है, तो इनकम जो है वो सी की वो कभी नहीं बात करेगा। अगर एक बराबर 1900 है तो पांच बराबर 9500 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक बराबर 1900 है तो पांच बराबर 9500। इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो एक का बचत कितनी आ जाएगी? एक की बचत 1500 आ जाएगी। एक की बचत जो है वो 1500 आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए देखिए, इस क्वेश्चन में फिर से वही करना पड़ेगा। समझिएगा, क्वेश्चन में वैरायटी के इसीलिए लाया हूं कि आप कंफ्यूज ना हो, आप कंफ्यूज ना हो। है इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन ही, लेकिन भाई साहब अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। 5700 कैसे आया? ये 5700 बेटा, इसकी एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ था? 5000। बी की बचत कितनी दी हुई है? 700। अगर आप 5000 रुपए खर्च कर चुके हो, 700 रुपए बचा लिए हो, तो आपने कमाए कितने होंगे? सच बताना, आपको कमाई पता पड़ी या नहीं? जब मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिया ना तो आपके समझ में सब कुछ आ गया जी। 5000 और 700, हमने 5700 ही तो कमाए होंगे। आइए, एक व्यक्ति 128 का इनकम का योग पूछ रहा है तो 16000 होगा ना? प्लीज बताइए कंफ्यूजन। 128 में बी और सी की आय का योग 9 और 7 16 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर 3000 है तो 16 बराबर कितना होगा? 48000 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? आइएगा क्वेश्चन नंबर 130, फटाफट बताइए। देखिए क्या कहना चाह रहा है। एक व्यक्ति की खर्च और बचत 4:3 के अनुपात में है। खर्च कितना है? एक्सपेंडिचर और सेविंग, इन दोनों का रेशो दिया हुआ है 4:3। उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपने 4 रुपए कहीं खर्च किया है, अगर आपने 4 रुपए कहीं खर्च किया है और उसमें से 4 रुपए खर्च किया है, 3 रुपए बचाए हैं, तो मेरे भाई आपने जो है वो कितने रुपए कमाया होगा? तो आप कहेंगे मैंने 7 रुपए कमाया होगा। अगर मेरी बचत, व्यय और बचत का अनुपात दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है, व्यय कितना है, खर्चा कितना है, 4 रुपए है, और बचत कितनी है, 3 रुपए दी हुई है, तो दोनों को मिला के क्या मेरी इनकम हो जाएगी? तो आपने कहा बिल्कुल आपकी इनकम हो जाएगी। उसने कहा उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। आय का 1/5 निकालना, 7 का 1/5 निकालिए मेरे भाई, तो आप कहेंगे जी उसकी इनकम जो है वो 1.4 बढ़ गई। अगर उसकी इनकम 1.4 बढ़ गई तो वो उसकी सेविंग जो है 1.4 बढ़ गई, तो 4.4 हो गई होगी। अब उसने क्या कहा है, और आय जो है वो समान रहती है। आय पहले भी 7 थी, आय अब भी 7 है। अगर आपने 7 रुपए कमाए हैं जिसमें से 4.4 आपने बचा लिए, तो क्या 2.8 रुपए आपने खर्च कर दिए होंगे? भाई 7 में से 4.4 जाएगा तो 2.6 ही तो बचने वाला है। 2.6 रुपए आपने खर्च कर दिए होंगे। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है उसके खर्च और बचत का रेशो बताइए, वो दोनों का रेशो पूछना चाह रहा है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, 13/22 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे भाई, मेरे गुड्डा, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि उसने एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर 4 दिया हुआ है, सेविंग 3 दी हुई है। क्या दोनों को मिला के इनकम जो है वो 7 हो जाएगी? उसने कहा है वो अपनी सेविंग जो है अपनी इनकम की 1/5 जो है
1/5 बढ़ा देता है। तो अपनी इनकम का 1/5 बढ़ा दिया, यानी 1.4 बढ़ा दी। पहले इनकम 30 थी, अब इनकम 1.4 बढ़ गई, तो मेरे प्यारे दोस्त अब इनकम जो है 4.4 हो गई होगी। उस अब सेविंग 4.4 हो गई होगी। उसने कहा इनकम पहले जितनी ही है, तो अगर अब इतने रुपए कमा रहा है, उसमें से इतने रुपए बचा रहा है, तो इसमें से इसे घटा देंगे तो क्या इतने रुपए खर्च कर रहा होगा। बस उसने वही पूछा है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो बताइए। एक्सपेंडिचर और सेविंग का मेरे भाई रेशियो बताइए। क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। ये CHSL 2022 में आपसे पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है। CHSL 2022 में मेरे प्यारे साथी आपसे पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। सर मैं एक जीरो लगाकर किया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो लगाकर कर लीजिए। भैया जीरो लगाकर नहीं आ रहा है 130 में प्लस, बेटा जीरो लगा के आ जाएगा, जीरो लगा के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। क्यों नहीं आएगा जीरो लगा के? आप 10 जीरो लगाओ, 20 जीरो लगाओ, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। रेशो नहीं बदलना चाहिए। जीरो नहीं, आप किसी की गुणा भी कर दो, जीरो किसी की गुणा भी कर दोगे तो भी आंसर वही आएगा मेरे भाई। ठीक है, देखिए ए और बी की आय का अनुपात आप लोगों को दिया हुआ है। ये दो व्यक्ति हैं ए और बी, इनकी इनकम का रेशो आप लोगों को दिया हुआ है। इनकम का रेशो 4:3 आप लोगों को दिया हुआ है। ए का खर्च उसकी आय का 5/12 है। ए का खर्च जो है उसकी आय का 5/12 है। इसका 5/12 निकालेंगे। जब 4 का 5/12 निकालेंगे, 5/12 निकालेंगे, तो आप कहेंगे इसका खर्च जो है वो 5/3 आ जाएगा। आ जाएगा। आगे का है बी का खर्च उसकी आय का 7/15 है। उसकी आय 3 है, इसका 7/15 निकालेंगे तो आप कहेंगे जी इसका खर्च जो है वो 7/5 आ जाएगा। ये वैल्यू थोड़ी सी अटपटी सी लग रही है, वैल्यू थोड़ी सी अटपटी सी लग रही है। मैंने क्या कहा, 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। 15 की गुणा यहां कर देता हूं, 15 की गुणा यहां कर देता हूं, 15 की गुणा यहां होगी, 15 की गुणा यहां होगी। अगर आप 15 की गुणा नहीं करना चाहते हैं, इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसी से भी हो जाएगा। मैंने जस्ट 15 की गुणा रेशो को आसान बनाने के लिए की है। रेशो को आसान बनाने के लिए की है। 4.4 समझ नहीं आया बेटा, पहले से इनकम 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। पहले इनकम 7 थी, उसका 1/5 निकालोगे तो अब सेविंग 1.4 बढ़ गई होगी। पहले सेविंग 3 थी, 1.4 बढ़ गई, तो अब 4.4 नहीं होगी। इनकम उतनी की उतनी ही है। अगर इनकम में से सेविंग को घटा दोगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। वो इन दोनों का रेशियो आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, आइए अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए मेरे भाई। मैंने गुणा क्यों करी है, मैं बिना गुणा करे भी बता दूंगा मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन बस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। उसने जो है ए और बी की इनकम का रेशियो 4:3 दिया हुआ था। इसकी इनकम का 5/12, जब मैं इसकी इनकम का 5/12 निकालता हूं तो वो 5/3 आता है। एक्सपेंडिचर करता है यानी खर्चा करता है। ये अपनी इनकम का 7/15 जो है वो खर्चा करता है। जब इसका 7/15 निकालूंगा वो 7/5 आएगा। मुझे ये चीजें नहीं आसान लग रही, ये रेशो जो है वो पेचीदा लग रहा है। मैंने 3 और 5 का एलसीएम 15 की गुणा यहां कर दी, 15 की गुणा यहां कर दी। जब मैंने 15 की गुणा करी तो ये 25 आ गया। जब मैंने 15 की गुणा करी तो ये 3 आ गया मेरे भाई। अब यानी अगर मैं इसका एक्सपेंडिचर देखूं तो इसका एक्सपेंडिचर 25 बन जाता है, इसका एक्सपेंडिचर देखूं तो 21 बन जाता है मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आ गई? अब आप यहां से समझिए, उनके खर्च का अंतर जो है वो 4500 रुपए है। उनके खर्च का अंतर जो है वो 4500 रुपए है मेरे भाई। खर्च का अंतर कितना दिया हुआ है? 4500 रुपए दिया हुआ है। 25 में से 21 जाएगा तो मेरे हिसाब से 4 खर्चा है। उसने कितना दिया है? 4500 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 हो जाएगा। एक पार्ट की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो उसने कहा है बी की आय ज्ञात कीजिए, यानी वो 45 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो 45 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। आंसर 9 का मल्टीपल आएगा मेरे भाई। यूनिट डिजिट तो सब में ही 5 है।
आंसर 9 का मल्टीपल आएगा। 5 और 2 7 6 13 4 17 17 और 9 26, ये नहीं होगा। 5 2 7 6 13 13 और 8 21 4 25, ये नहीं होगा। 5 2 7 6 13 1 14 5 19, ये नहीं होगा। 6 5 11 2 13 5 18, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आप कहोगे जी मैं तो मल्टीप्लाई करने का मेरे तो दिमाग में नहीं आएगा। नहीं आएगा तो मत आने दो। कौन सा हार थोड़ी ना जाओगे तुम किसी से, जीतना तुमको फिर भी है मेरे भाई। जीतना तुमको फिर भी है, जिस तरीके से पेन चलाओगे उसी तरीके से जीतोगे मेरे भाई। इनकम का रेशो दिया हुआ है 4:3, ध्यान से समझना। इनकम का रेशो दिया हुआ है 4:3। अब उसने कहा एक का खर्च उसकी आय का 5/12 है। इसका 5/12 निकालता हूं तो 5/3 आ जाएगा। 4 का 5/12 निकालोगे, 4 का 5/12 निकालोगे तो इसका खर्चा 5/3 आ जाएगा। अगर मैं यहां से बी का खर्चा उसकी आय का 7/15, इसका 7/15 निकालोगे, 7/15 निकालोगे मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे इसका खर्चा 7/5 आ जाएगा। आपके गुणा करना आपके दिमाग में नहीं आया, नहीं आया तो मत आने दो। उसने कहा है इनके खर्चों का अंतर, यानी इनके खर्चों का अंतर, यानी आपको दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा। 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है मेरे भाई। 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 होगा। 5 तिया 15, 7 तिया 21 होगा। यानी आपके हिसाब से इनके खर्चों का अंतर 4/15 आ जाएगा। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है भैया जी 4500 दिया हुआ है। तो आपने कहा जी 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये डिवाइड में 15, इधर आके मल्टीप्लाई में 1 की वैल्यू इतनी आ चुकी है। तो वो आपसे 3 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो आपसे 3 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो आपसे 3 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। फिर भी 1125 गुणा 45 आंसर आ गया, 1125 गुणा 45। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इतना भी मत करो। क्यों नहीं करें जी इतना? ना तो ये मेथड लगाओ ना वो मेथड मत लगाओ। फिर क्या करें? छोड़ दें क्वेश्चन को? नहीं, छोड़ना नहीं है। जब आपको दिख गया कि बी की इनकम का रेशो 4:3 दिया हुआ है, ए और बी की इनकम का रेशो 4:3 दिया हुआ है, तो मेरे भाई क्या ये बी की इनकम 3 का मल्टीपल होगी? 3 का मल्टीपल देखिए, 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, 3 का मल्टीपल नहीं है। 8 4 12, 3 का मल्टीपल है। 5 2 7, 3 का मल्टीपल नहीं है। 5 और 1 6 भी है। 5 2 7, 3 का मल्टीपल नहीं है, यही 3 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सर इनकम में क्यों 15 की गुणा किए हैं? बेटा इनकम में अगर 15 की गुणा नहीं करूंगा तो ये रेशो बदल जाएगा, फिर इनकम कम हो जाएगी, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा। किसी कॉमन संख्या की आप गुणा कर रहे हैं, जब ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो फिर आपको सारे में गुणा करनी पड़ेगी। मत करिए गुणा, आप इस मेथड से चले जाइए, मत करिए गुणा, ठीक है। दशमलव में करने से नहीं आ रहा है सर, ऐसा क्यों? क्योंकि गलती कर रहे हो तुम। दशमलव में भी करने से ऐसा ही आएगा। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। इसके बाद जो है ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, फिर कोइंस के क्वेश्चन चलेंगे। बस 2 क्वेश्चन ऐसे करा के फिर कोइंस के क्वेश्चन कराऊंगा। कल जो है इन दोनों क्वेश्चन को कराऊंगा। एक बार इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जल्दी से बताइए। देखिए, ए की आय बी की आय का 2/3 है। क्या इस बात को आप लिख पाओगे? ए की आय बी की आय का 2/3 है। अगर बी की आय 3 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ए का खर्च बी के खर्च का 3/4 है, ये इनकम का रेशो है। ये एक्सपेंडिचर का रेशो क्या है? बी के खर्च का 3/4 है। बी का खर्च 4 है तो ए का खर्च 3 हो जाएगा, ठीक है। यदि बी की आय का 1/3 ए के खर्च के बराबर है तो ए की बचत का बी की बचत से, जब ये वाली लाइन दी हुई हो तो मैंने कहा था वेरिएबल मान लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका जो मन करे वो वेरिएबल मान लेना, मैं जो हूं इस वेरिएबल को मानूंगा। मेरे प्यारे दोस्त मैंने ये वेरिएबल मान लिए हैं। अब उसने कहा क्या है? बी की आय का 1/3। बी की आय कितनी है? 3x से है। इसका 1/3 निकालेंगे तो ये आएगा मेरे भाई। ए के खर्च के बराबर है। ए का खर्च कितना है? 3y के बराबर है। 3y के बराबर है। 3 से 3 कट गया, y गुणा में है, इधर आके भाग में आ गया। तो मेरे भाई x की जगह 3 रख लो, y की जगह 1 रख लो। x की जगह 3 रखेंगे 6, x की जगह 3 रखेंगे 9, y की जगह 1 रखेंगे 3 और y की जगह 1 रखेंगे 4 हो जाएगा।
क्वेश्चन खत्म। ए की बचत का बी की बचत से अनुपात बताइए। 6 में से 3 खर्च कर दिए तो 3 बचाए होंगे, 9 में से 4 खर्च कर दिए तो 5 बचाए होंगे। दोनों की सेविंग्स का रेशो क्या आ जाएगा? 3-5 आ जाएगा। दोनों की सेविंग्स का रेशो कितना आ जाएगा? 3-5 आ जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत, समस्या, कोई दुख दर्द कष्ट हो तो बताइए। तो आप कहेंगे जी कोई दुख दर्द कष्ट नहीं है। ठीक है, कोई दुख दर्द कष्ट नहीं है। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट। अब है ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये क्वेश्चन, और समय बचा हुआ है, समय बचा हुआ है मेरे भाई 4 मिनट। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसके अगला क्वेश्चन मैं आपको फिर होमवर्क में देने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात जो है वो 4:3 था। दो लोग हैं ए और बी, और इनकी लास्ट ईयर की इनकम का रेशो दिया हुआ है। बेटा ध्यान से समझना, सच बता रहा हूं, सामने मोबाइल रख देना, कमेंट बॉक्स पे मेरे भाई हाथ चला ना जाए। सर माइंड में क्लिक कैसे करेगा कि एक्स वाई मानना है? वो लैंग्वेज बताइए ना। जब उसकी इनकम का कुछ बटे उसकी इनकम के बराबर है, या उसकी आय का कुछ बटे जो उसकी सेविंग्स का कुछ बटे जो है उसकी इनकम के बराबर है, उसकी इनकम का कुछ बटे जो है इसके एक्सपेंडिचर के बराबर है, ऐसी लैंग्वेज में हमें मानना होता है। या आप ऐसे नहीं कर सकते यार, 2 रुपए कमा के 3 रुपए कैसे बचा लेगा, ओ 2 रुपए कमा के 3 रुपए खर्च कैसे कर देगा, 3 रुपए बचा के 3 रुपए कमा के 4 रुपए कैसे खर्च कर देगा? तो आपको वेरिएबल मानना पड़ेगा, तभी आप सेविंग्स निकाल पाओगे। चोर पुलिस वाले क्वेश्चन करवा दीजिए। जी जी बिल्कुल, चोर पुलिस वाले क्वेश्चन कराऊंगा अभी, है ना, चोर पुलिस वाले क्वेश्चन कराऊंगा। और जो ये आगे के सिक्के वाले क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस में कराऊंगा, समय तथा दूरी में कराऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए बच्चे। देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, लास्ट ईयर ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया हुआ है? आपसे 4:3 दिया हुआ है। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय, यानी लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर में इनकी व्यक्तिगत आय, इसकी व्यक्तिगत आय का रेशो 3-4 है, और इसकी व्यक्तिगत आय का रेशो 5-6 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय इतनी है तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग ज्ञात करें। ये आपसे पूछा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से समझना, मेरी बात को थोड़ा सा समझना, है ना। देखिए आप मुझे ये बताइए, लास्ट ईयर इसकी इनकम कितनी थी? आपने कहा 4। लास्ट ईयर इसकी इनकम यहां कितनी दिखा रहा है? 3। ये अलग कैसे हो सकती है? दोनों ही लास्ट ईयर की इनकम है तो ये बराबर होनी चाहिए थी। यहां लास्ट ईयर की इनकम 3 है, यहां लास्ट ईयर की इनकम 5 है। जब ये दोनों ही लास्ट ईयर की इनकम है तो ये बराबर होनी चाहिए थी। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं प्रेजेंट ईयर। तो इन्हें बराबर करने के लिए 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है। 15 की गुणा यहां करिए, रेशो में 15 की गुणा करनी पड़ेगी, तभी ये रेशो 4:3 का रहेगा। अगर ये 15 चौका 60 इसकी लास्ट ईयर की इनकम है, इसे 60 बनाने के लिए 20 की गुणा करिए। इस रेशो को सेम रखना है तो 20 की गुणा नीचे करनी पड़ेगी। अगर इसकी लास्ट ईयर की इनकम 45 है तो इसे 45 बनाने के लिए 9 की गुणा करिए, रेशो को सेम रखने के लिए 9 की गुणा यहां भी करनी पड़ेगी। अब आप देखिए, 15 चौका 60, 15 तिया 45, 60 और 45 का रेशो निकालोगे 4:3 आएगा। यहां भी लास्ट ईयर की इनकम 60 है, यहां भी लास्ट ईयर की इनकम 60 है, यहां भी लास्ट ईयर की इनकम 45 है, यहां भी 45 है, सब कुछ सेम हो चुका है। अब उसने कहा है वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय, ये 80 रुपए कमाता है, ये 54 रुपए कमाता है, तो 134 रुपए दोनों मिलकर कमाएंगे। 80 और 54 कितने हो जाएगा? वर्तमान वर्ष तो ये है, 20 चौक 80 रुपए ये कमाएगा, और 9 छिक्का 54 कमाएगा बच्चे। ठीक है, तो 80 और 54 कितने होते हैं? 134, और उसने दिए कितने हैं? 24.12 लाख। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24.12 बटे 134 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा क्या है? एक ही आय और वर्तमान वर्ष में, पिछले वर्ष में एक ही आय, पिछले वर्ष में एक ही आय 60 है, बहुत बढ़िया, और वर्तमान वर्ष में बी की आय, वर्तमान वर्ष में बी की आय 54 है, बहुत बढ़िया। तो दोनों का योग पूछ रहा है, यानी वो 114 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो 114 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर एक की वैल्यू इतनी है, एक की वैल्यू इतनी है, तो मेरे भाई 114 की वैल्यू, ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मेन जो कॉन्सेप्ट था इसमें, मेन कॉन्सेप्ट ये था
कि आपको इनको बराबर करना है। इनके एलसीएम से गुणा ऊपर कर दो। ये 60 बन चुकी है, इसे 60 बनाने के लिए 20 की गुणा कर दो। ये 45 बन चुकी है, इसे 45 बनाने के लिए 9 की गुणा कर दो। वर्तमान वर्ष में दोनों की इनकम 134 हो जाएगी। उसने इतनी दी है, एक बराबर इतना हो जाएगा। तो लास्ट ईयर ए की इनकम और वर्तमान वर्ष में इसकी इनकम का योग पूछ रहा है। तो 60 और 54 114 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है मेरे भाई। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कल मिलेंगे दोस्त एक शानदार क्लास के साथ। माधव कुमार, अगर मतलब कैसे बात हो सकती है आपसे, है ना? क्योंकि समझाना मेरा फर्ज है, समझा दूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। गलत दिशा में जाओगे, मानना ना मानना आपके हाथ में है। ठीक है, तो मेरे भाई सही दिशा में हम लोग चल रहे हैं, बस मैं इतना कहना चाहूंगा। और बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। बाद में पछताओगे, बाद में रोने के अलावा कुछ नहीं रहेगा, इतना ही कहूंगा। ओके, टाटा बाय बाय।